हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क। इससे पहले अध्याय 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के अध्याय 10 तक के कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्लास 6 के अतीत से वर्तमान भाग 1 की पुस्तक की एनालिसिस है। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ करके अपने परीक्षा को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये बिहार बोर्ड SCERT की बुक क्लास 6 की अतीत से वर्तमान भाग 1 बुक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सुदूर प्रदेशों से संपर्क। वीडियो अच्छा लगे तो अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। चलिए शुरू करते हैं। अजय अपने वर्ग में शांत मुद्रा में सोच रहा था, तभी शिक्षक का वर्ग में प्रवेश हुआ। उसने शिक्षक से सवाल किया कि सर, आपने हमें बताया था कि सम्राट अशोक के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया और नए राज्यों का उदय हुआ, जिनमें कुछ की स्थापना विदेशी आक्रमणकारियों ने की। ये विदेशी आक्रमण कौन थे और कहां से आए थे? शिक्षक ने जवाब दिया कि आगे हम इन्हीं विदेशियों की चर्चा करेंगे। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। फिर से समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। उसका राज्य अंतिम दिनों तक बना नहीं रह सका, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में होने लगे, और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार हैं। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक, ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात हैं। सबसे प्रसिद्ध यूनानी अर्थात यवन शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हा में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। इसकी राजधानी साकल वर्तमान सिलाकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, और भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं इसके सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। शक, यमन शासकों के पतन के बाद शीथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। ये क्षत्रप कहलाते थे। ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। कुषाण, विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण यूची कबीला की एक शाखा थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कंडाफिसिस हुआ। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। उसके समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया था। पुरुषपुर को हम पेशावर कहते हैं। भारत के
बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजयी हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग, जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावा पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राजसभा के रत्न थे। बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की धारणा भी बलवती हुई। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया था। हिंदू यूनान शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विचारों को बहुत अधिक दान दिया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों के द्वारा भी प्रश्रय मिला। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया भी पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खोतान और चारकंद, तुर्फान और मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारक के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म में दो शाखाओं में बट गया, एक हीनयान और एक महायान में बट गया। तो बौद्ध धर्म फलस्वरूप बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे और महायान मत के मानने वाले लोगों ने बौद्ध सत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बौद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी और इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। कला एवं साहित्य। मौर्योत्तर काल में कला का विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुआ। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया। इस समय के स्थापित कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, जहां पहाड़ों में चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिर एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थीं। इनमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल है। ये स्तूप और चैत्य। पश्चिमी भारत में कार्ले की गुफाएं, अजंता एलोरा के गुफा मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। भरहुत तथा सांची के स्तूप भी शिल्पकला का एक अच्छा उदाहरण है। इनमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वो स्थापित कला हो अथवा मूर्ति कला। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई हैं। शुग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियाँ एवं स्तूपों तथा तोरण द्वारों का निर्माण हुआ है। शुंग शैली।
शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चहर दीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। भारहूत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। गांधार शैली यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ और इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित हैं। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा और इस शैली की इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। मथुरा शैली कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्ट सोच भारतीय हैं। इनमें यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है। ये मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता है। अमरावती शैली आंध्र प्रदेश के अमरावती या गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंध दृश्यों का चित्रण किया गया है। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। ये कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इनमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इन संबंधों का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में ही पहाड़ को काट करके बनाई गई थी। तो आज इस लेसन में बस इतना ही। दक्षिण एवं पूर्व एशियाई देशों का ये मानचित्र है, जिसे आप देख सकते हैं। बस आज इस लेसन में इतना ही। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जिन्हें आपको कमेंट में देने हैं। ये प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें तथा बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।